हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन। बच्चों, हम अपने ओलेट बैच में नेक्स्ट क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है रैंकिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। तो दोस्तों, ओलेट बैच में एनालिटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट में हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक पहला लेक्चर हम कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन ऑफ रैंक और रैंकिंग अरेंजमेंट। बेसिकली ये तीनों एक ही टॉपिक है। कुछ बुक्स में इन्हें अलग अलग बताया जाता है, दिखाया जाता है, इसलिए मैं अलग अलग ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। पर दोस्तों, इन जर्नल ये तीनों एक टॉपिक हैं और एक ही कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस टॉपिक का वेटेज बता दूं, ज़्यादातर एग्जाम में लॉ बेस्ड जो भी एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, ज़्यादातर एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चंस हर पेपर में रहते हैं। तो आप ये पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ जा सकते हैं कि इस टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या डिस्कस करेंगे? पहले मैं आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों अप्रोच आपका क्लियर हो जाए, दोनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हम बढ़ते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 2 की तरफ, ओलेट बैच में रैंकिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की तरफ। चलो, क्या डिस्कस करेंगे आज? जैसा मैंने इनिशियली बताया सर, रैंकिंग अरेंजमेंट डिस्कस होने वाला है। सो गुड इवनिंग, एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। और फिर सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस होने वाला है, ठीक है? ओके, अच्छा, ये पहले इसका नाम से समझने की कोशिश करते हैं। है क्या रैंकिंग अरेंजमेंट? रैंक मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं बेटा जिनकी रैंक्स को, जिनकी पोजीशन को यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड किया जा रहा है, समझा जा रहा है। मतलब थोड़ा सा और डिटेल में अगर बोलें, सिंपल वर्ड्स में समझें कि कोई किधर से कैसे बैठा है, कोई लेफ्ट से किस पोजीशन पे है, कोई राइट से किस पोजीशन पे है, कौन कौन कहाँ बैठा है, उनकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ राइज हो रहे होंगे, ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है सर? सर्कल के चारों तरफ कौन कैसे बैठा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, चलो अब बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट पहले इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। यही इसी का ही पार्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैंक, जिसको बाद के टाइप्स में मैंने यहाँ पे कवर भी किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, ज्यादातर में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में दिख ही जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट है 45 सैंपल क्वेश्चन। हमें यहाँ पे 45 सैंपल क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज के साथ लगाने चाहिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। इतने मिनिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। देखिए, ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है किसी बच्चे को 25 क्वेश्चंस में सब आ जाए, लेकिन मैं एक ऐसे एवरेज वैल्यू लिखता हूँ जिसे हर बच्चा मिनिमम इतना करे तो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं और सारी चीज़ें उसके माइंड में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होंगी। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। बेसिकली 5 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जो अलग अलग करके एक एक हम देखने वाले हैं। पहला है बेस्ड ऑन 2 नंबर्स। 2 नंबर में कंपेयर करेंगे, कौन किधर है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, 2 नंबर में। बेस्ड ऑन मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ। यहाँ पे ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मिड में बैठा है, कोई मिड बिटवीन में बैठा है, उसको कैसे इनपुट देते हैं। बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग पोजीशन, कुछ लोग हैं बेटा उनकी पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग बिटवीन 1 ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ये जो बात के 2 हैं, 4th और 5, ये बेसिकली रैंकिंग अरेंजमेंट का तो पार्ट है, पर बेटा साथ ही साथ ये पार्ट है कंपैरिजन ऑफ रैंक का। पर मैंने वही बोला, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, चीज़ एक ही है, कहने का ढंग अलग है, कॉमन कॉन्सेप्ट एक ही है। चलो, ये बेसिक हमने टॉपिक का ओवरव्यू देखा, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। अब जरा कॉन्सेप्ट पार्ट पे आते हैं, जरूरी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वाणी को ध्यान से सुनिएगा मेरी। चलो, फेसिंग नॉर्थ। बच्चों, कभी भी कोई भी लाइन लगी होगी दोस्तों, लाइफ में, जीवन में कभी भी कोई भी लाइन लगी होगी, हमेशा बाय डिफॉल्ट हर पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना डायरेक्शन, हर पर्सन बेसिकली हमेशा नॉर्थ की तरफ ही फेस करेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ये बाय डिफॉल्ट है। अगर कुछ नहीं दिया है तो ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन कभी कभी कुछ दे देता है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, तो वो अलग हो जाता है। अदरवाइज हमेशा हम नॉर्थ की तरफ फेस मानेंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, जब नॉर्थ की तरफ हम फेस मानते हैं, ये पॉइंट पहले समझ लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट हो जाता है। जो ये वाला पॉइंट है ये एक्सट्रीम राइट पॉइंट हो जाता है। मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाता है, एक्सट्रीम राइट हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे वापस आते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है सर? ऐसे जाते हैं तो क्लॉकवाइज बोल देते हैं
सर ऐसे आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ। ये लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एक लाइन में एक पर्सन ए बैठा है, एक पर्सन बी बैठा, और इनके बीच में जे है। बेटा एक लाइन में दो बंदे बैठे हैं, ए और बी, इनकी पोजीशन से मतलब नहीं है, पर इनके बीच में जे बैठा है, इनके बीच में एक बंदा जे है वो बैठा है, और ये मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ है। मतलब इट मीन्स जे इज मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है अगर ए से जे के बीच में तीन लोग बैठे हैं तो मिड ऑफ की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जे से बी के बीच में भी तीन लोगों को होना चाहिए। मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूं, मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ का मतलब अगर ए से जे के बीच में तीन लोग, तीन हैं, ती से मैटर नहीं करता, तीन लोग हैं, 3 पर्सन है, तो जे से बी के बीच में भी 3 पर्सन होंगे। यही मिड ऑफ और बिटवीन ऑफ की कंडीशन है। आई होप ये क्लियर होगी दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरचेंज पोजिशन। इसको भी समझ लीजिए। दो बंदे हैं ए और बी, ये इधर से 11th नंबर पे हैं, ये इधर से 13th नंबर पे हैं। किसी रीजन से दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। भाई उन्हें वहाँ पसंद नहीं आ रहा बैठना, किसी रीजन से दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। बेटा ये जैसे अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे तो न्यू कंडीशन क्या बन के आ जाती है सर, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। लेफ्ट से अभी भी ये 11th नंबर पे रहेगा जैसे पहले था। किसी सीट पे बैठे पर्सन की सीट छोड़ देने से वो सीट का नंबरिंग नहीं चेंज होता, उस पर बैठा बंदा चेंज होता है, और ये अभी भी 13 पे रहेगा। इसे बोलते हैं इंटरचेंज पैटर्न। बिटवीन और इंटरचेंज ये मैंने बाद में जो तो बताए हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आपके यहाँ डायरेक्टली भी रहे हैं। तो गाइज ये हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट है। फेसिंग नॉर्थ हमने देख लिया, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज देख लिया, लेफ्ट और राइट क्या है। अच्छा हाँ, मान लो कोई साउथ बैठ जाए सर, मान लो कोई बंदा है, फूफा है, गुस्सा हो गए सर, वो साउथ की तरफ आ गए, अब क्या करेंगे उस समय कहानी बदल जाएगी, लेकिन ये मेंशन होना होगा। अगर साउथ है तो वो मेंशन होना होगा, ये लेफ्ट एंड हो जाएगा, ये राइट एंड हो जाएगा। ऐसे ईस्ट भी हो सकता है, ऐसे वेस्ट भी हो सकता है, पर 99% बाय डिफॉल्ट हमेशा नॉर्थ को ही लेके चलते हैं। ओके गाइस, सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। मैं आगे बढ़ाऊँ, मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आपकी स्क्रीन पे मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें और आंसर आप लोग कॉमेंट करिए फटाफट जल्दी से। ओके चलो, कर लिया होगा सॉल्व। अब बच्चों मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, देखिएगा ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने का मतलब ऐसा कलाकृति नहीं करनी, उसका डेटा इनपुट करो, डायग्राम बनाओ। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे बहुत आपको हेल्प होती है। इन अ ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट, बाहुबली रैंक 36 फ्रॉम द टॉप। भाई एक बच्चों की लाइन लगी है, बाहुबली बहुत ही एक प्यारा सा बच्चा है जो ऊपर से 36 नंबर पे है, एंड कटप्पा इज 41। इसका बेस्ट फ्रेंड कटप्पा जो है वो 41, नीचे से 41 नंबर पे। ठीक है भाई, सही है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन बाहु, इनके बीच में कितने हैं, और जो टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे, जो टोटल स्टूडेंट है वो 105 है। तो बच्चों 105 टोटल है, 36 ये हैं, ये 41 है। मैंने कहा बीच में m स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने कहा भाई इन दोनों के बीच में m स्टूडेंट चुपचाप आराम से बैठे, ठीक, वेट करें षड्यंत्र कब होगा। ठीक है, अब तो एक चीज बताओ, टोटल 105। अच्छा एक चीज बता दूं, ऊपर से काउंट करो तो भी ये 36 होगा, ये नीचे से 41, ये चाहे ऊपर से करो ये 41 ही रहेगा। मतलब 41 आप बॉटम से काउंट, भाई बच्चे तो बच्चा ना,
नीचे से काउंट करो तो भी 41, ऊपर से करो तो भी 1। तो 105 36 सर प्लस m प्लस 41। देखिए सर ये 36 बच्चे प्लस m स्टूडेंट प्लस 41, ठीक है। सो m इज इक्वल टू वी हैव 105 माइनस 67 और ये 4 77। सो वी हैव m इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 23 28, ऑप्शन नंबर 1। सो हमसे पूछा था कितने बच्चे बीचों बीच बैठे हैं, तो भाई बीचों बीच 28 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, मुझे लगता है आप सभी से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी में बढ़ाते जाऊंगा ताकि मैं मैक्सिमम वेरिएशन डिफिकल्टी आपके साथ बच्चों डिस्कस कर सकूं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा। अब अगले जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान है। इसके बाद इस क्लास में मैं जितने क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ अभी यहाँ रैंकिंग में सबके सब इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो फटाफट जल्दी से आंसर निकालो। ओके चलो दोस्तों आइए सोल्यूशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, अभी आगे कराऊंगा अभी प्रीवियस ईयर में, देखिएगा। फिर वही चीज एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, डायग्राम बनाना। सर मुझे कुछ नहीं आता, अच्छी बात है, डायग्राम बनाना आता है, तुम्हारी अप्रोचेबिलिटी धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अब देखना, इन अ क्यू राजा इज 10th फ्रॉम फ्रंट। भाई एक लाइन लगी है जिसमें राजा इज 10th फ्रॉम द फ्रंट है, वाइल रानी इज 25 फ्रॉम द बिहाइंड एंड गुलाम इज जस्ट इन बिटवीन। भाई लाइन है, राजा टॉप से बोलो फ्रंट से बोलो कोई मतलब नहीं, 10th नंबर पे है, रानी 25 नंबर पे है एंड गुलाम इज जस्ट मिडिल, इनके बीच में गुलाम बैठा है, मिडिल ऑफ टू। इफ देयर आर 50% इन अ रो, अगर टोटल लाइन में 50 लोग हैं तो हमें बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गुलाम फ्रॉम द फ्रंट, ऊपर से फ्रंट से गुलाम की पोजीशन। तो मैंने कहा कि भाई इनके बीच में हमें नहीं पता, मैंने कहा इनके बीच में m लोग हैं, मैंने कहा सर यहाँ m लोग हैं। अच्छा अगर मिड में बैठा है तो यहाँ भी m लोग होंगे, भाई गुलाम तो मिड में था ना, तो अगर m लोग आपने यहाँ बोला तो सर m लोग यहाँ भी होगा, ठीक है, तो यहाँ कर दिया। अब बच्चों अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो आना तो 50 के इक्वल चाहिए, अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो 50 के इक्वल आना चाहिए। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे बच्चों, यहाँ तक 10, उसके बाद m प्लस 1 गुलाम वाला, क्योंकि ये m और m के बीच में गुलाम भी एक है तो उसको प्लस 1 करना पड़ेगा, उसके बाद फिर m लोग और सबसे लास्ट में प्लस 25। मैं फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखना सर यहाँ से यहाँ तक 10 लोग थे, यहाँ के यहाँ के m लोग थे, फिर ये प्लस 1 सर प्लस 1 वाला, फिर ये बीच में m लोग थे और फिर ये 25। भाई इन सॉरी इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा तो 50 ना, अर्ध शतक 50 के बराबर, वही मैंने कर दिया। ऐड करिए 10 25 35 प्लस 1 36, वी हैव 36 प्लस 2m बराबर 50। So 2m is equal to the 50 minus 36 and we have nothing, just 14, and m is equal to the 14 divided by 2 and we have 7. तो हमसे पूछा था गुलाम की पोजीशन, भाई एम बीच वाले लोग नहीं पूछा, मतलब बीच में कितने लोग हैं ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था गुलाम की पोजीशन। तो भाई गुलाम की पोजीशन कितनी सर, यहाँ से यहाँ तक तो 10 थे, m बराबर 7 और आ गया, मतलब गुलाम से जस्ट पहले 17 लोग हैं बच्चा, गुलाम से 10 प्लस 17 लोग हैं, तो गुलाम की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक कदम और आगे, इट मीन्स 18th। तो पोजीशन ऑफ गुलाम फ्रॉम द फ्रंट इज 18, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गाइस देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है सबको क्लियर है। मैं आगे बढ़ाऊँ, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, मैंने पूरा बताया है, ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बीच में m लोगों को माना था, ये m लोगों की कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग में और डेटा आगे फिल करता गया।
इज इट फाइन? ओके चलो, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये पहले बहुत आता था, अभी क्वेश्चन उतना नहीं पूछते बेटा। अगर थोड़े समय पहले की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता था, पर रिसेंट टाइम में, ठीक है चलो 1 मिनट देता हूं, प्लीज ट्राई, सभी बच्चे कोशिश करें। ओके चलो दोस्तों, हाँ चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं। मैं थोड़ा न्यूज़ देख रहा था तो मुझे लगा भाई कुछ लॉकडाउन या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तुम लोग भाई खुश ना होना जो 12th वाले हैं कि पेपर नहीं होंगे, ठीक है। वायरस ही है, कुछ वैसा ही है, लेकिन लाइट है बहुत ना असर। अब ऐसा तो न्यूज़ में ऐसा ही बता रहे हैं, खैर क्या पता। ओके बच्चों आइए देखते हैं। हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों को ही ज़्यादा हो रहा है और समझ में नहीं आता कि कब कैसे आगे क्या चीज़ रिएक्ट कर जाए। कोविड के बारे में स्टार्टिंग में ऐसे कुछ था। हाँ, इन अ रो ऑफ पर्सन कबीर, ठीक है, ये पहले बहुत आता था। कबीर इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। भाई एक लाइन लगी है, ये बंदा कबीर है और ये लेफ्ट से 11th नंबर पे, ठीक है सर। एंड द प्रीति इज 20th फ्रॉम द राइट, और उसकी दोस्त प्रीति है बेटा जो कि राइट से 20th नंबर पे है, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज, दोनों ने अपनी पोजीशंस को बदल लिया। अभी पोजीशन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्रीति यहाँ आ जाएगी। कलर बदल दे रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो। उसके बाद क्या होगा, प्रीति यहाँ आ जाएगी और इसका नंबर 11 ही रहेगा, सीट का नंबर नहीं बदलता। और कबीर यहाँ आ जाएगा और इसका नंबर 20th रहेगा, ठीक है सर। देन कबीर बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट, और ऐसा करने के बाद कबीर लेफ्ट से, लेफ्ट किधर होता है, लेफ्ट तो इधर होता है, कबीर लेफ्ट से 17th नंबर पे आ गया। ऐसा होने के बाद कबीर की पोजीशन 17th हो गई है लेफ्ट से। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब लाइन में कितने लोग हैं ये बताना। तो बच्चों जरा देखना दोस्तों, टोटल देखो, हमें टोटल हम कई तरीके से बता सकते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ बेटा। कबीर लेफ्ट से कबीर की पोजीशन कितनी है, 17th, प्लस राइट से कबीर की पोजीशन कितनी है, 20। अगर मैं वहां +20 कर देता हूं तो कबीर की पोजीशन को मैं 2 बार, कबीर को 2 बार ऐड कर दूंगा। जब हम काउंट करते हैं लाइन में लोग कितने हैं तो सबको एक बार ही काउंट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर यहां से कबीर की पोजीशन वहां तक 17 थी तो राइट साइड से लेते समय 20th नहीं लेंगे, क्योंकि 20th कबीर की पोजीशन है। हम उसके जस्ट पहले के बंदे लेंगे जो कि 19 है। हम उसके जस्ट पहले के बंदे लेंगे जो 19 में। फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, देखना यहां से इधर तक 17 थे सर, पक्का पक्का बढ़िया, ठीक है। इधर से 20th था कबीर तक, पर कबीर से जस्ट पहले, क्योंकि कबीर काउंट है 19th, तो 19 ऐड कर दो एंड देन वी हैव 36। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो, 36%। गाइस इज फाइन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये पहले बहुत आता था, अब थोड़ा इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आपके सामने। ओके इज इट फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब ये जो मैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का लाने जा रहा हूँ, ये आप लोगों के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आता है।
आपके इसके क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंस इन पे ज्यादा देनी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दो तरह की डिफिकल्टी कराऊंगा आपको, बिटवीन द वन पर्सन वन ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अच्छी डिफिकल्टी मिल जाए। चलो 1 मिनट देता हूँ, एक बार ट्राई करो दोस्तों। ओके चलो बच्चों, आइए कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बच्चों मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, देखिएगा कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बेसिकली करते क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। हमें दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ सॉरी पर्सन दिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। उनको उनके हाइट के बेसिस पे, उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके वेट के बेसिस पे, अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स पे हम इसे कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करके फिर हम बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगा। कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं, कभी टॉप पे कौन है बॉटम पे कौन है ये पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, फटाफट डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू आर एस टी आर 5 स्पीकर हु हैव टू स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर डे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर इज नाइदर द फर्स्ट, ठीक है भाई 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। सर ये 5 लोग हैं, ये कहीं पे बैठे हैं, बढ़िया ठीक है बैठे हैं और ये इनको बोलना है। आर इज नाइदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट। आर कह रहा है मुझे इन 3 जगहों में कहीं पे भी बैठा दो। बच्चों अच्छा एक चीज़ और, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम अजम्पशन मोड में करते हैं, हमें फैक्ट नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता ओरिजिनली क्या चीज़ होने वाली है, ओरिजिनली क्या चीज़ होगी ये हमें नहीं पता होता है। हम बच्चों इनको अजम्पशन मोड पे करते हैं। भाई आर ऊपर नीचे नहीं है तो 3 प्लेस बचे ना, तो आर कहाँ जाएगा, हिट करते हैं, अजम्पशन पे हिट करते हैं। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो आगे की हर एक लाइन हमें सपोर्ट करेगी, और अगर मैं गलत हूं तो आगे की हर एक लाइन कहीं ना कहीं मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, मेरे डेटा को, मेरे डायग्राम को अपोज करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि आर इन 3 में से कहीं आ सकता है, ठीक है अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हाँ, कह रहे हैं आर इज नाइदर, भाई आर कह रहा है मुझे पहले और आखिरी पे ना बैठा भाई, मैं 3 में कहीं पे बैठ जाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देयर आर 3 स्पीकर आफ्टर एस, एस कह रहा है मेरे बाद में 3 लोग होने चाहिए, मेरे बाद में 3 लोग होने चाहिए। तो बेटा मैंने एस को यहां बैठा दिया, 1 2 3। एस कह रहा है मेरे बाद में 3, कौन से 3 है ये मैटर नहीं करता, 3 होने चाहिए। तो 1 2 3 हो गया, चलो एक खुश हो गया। एंड 3 स्पीकर अहेड ऑफ टी, और टी कह रहा है मुझसे पहले 3 लोग होने चाहिए। टी कह रहा है मुझसे पहले, तो टी के पहले हमें 3 लोग चाहिए, तो मैंने टी को यहां बैठा दिया। अब जैसे मैं टी को यहां बैठाऊंगा 1 2 3, टी के पहले 3 लोग हो गए, ठीक, ये भी खुश हो गया। आगे इफ पी स्पीक, अच्छा एक प्रीवियस लाइन जो होल्ड की थी उसे यूज करेंगे कि आर कह रहा था मैं इन 3 में से कहीं भी बैठ जाऊंगा ना, तो 2 ऑक्युपाइड हो गए, तो आर यहां बैठेगा, आर हमारा यहां आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब कौन बचा, आगे कह रहे हैं इफ पी स्पीक आफ्टर क्यू। पी कह रहे हैं मुझे कोई दुनिया से मतलब नहीं, मुझे क्यू के बाद बोलना है। पी कह रहे हैं मुझे दुनिया से मतलब नहीं है भाई, मुझे पी स्पीक आफ्टर क्यू, मुझे क्यू के बाद बुलवा दो बस। तो इसका मतलब अगर क्यू यहां होगा
तभी इसके बाद में पी हो पाएगा। अगर वाइस एंड वर्सा करोगे तो चीज़ बदल जाएगी। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम है बच्चों, ये हमारा फाइनल सीक्वेंस। कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग पूछेंगे। अगर आपने डायग्राम बना लिया, अगर बच्चों आपने डायग्राम बना लिया, अब उसके बारे में वो कुछ भी पूछें मैटर नहीं करता, हम बहुत ईजिली उसे बता पाते हैं। हमसे पूछा है देन हु इज द लास्ट टू स्पीक, भाई आखिरी कौन है? तो सर पी, इसमें पी सबसे आखिरी में बोला, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन पांचों लोगों में जो पी है वो सबसे लेट, सबसे बाद में अपनी स्पीच देगा अपने बारे में, या जो भी उसे बोलना था उसको बोलने वाला है। क्लियर गाइस? ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा इजी। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे जहां पे थोड़ी सी हम ज्यादा डिफिकल्टी लगाते हैं, दो केसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। चलो मूव टू नेक्स्ट। कंपेयरिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कभी कभी ये वही आता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर करते हैं। चलो ट्राई करो, मैं 2 मिनट इस क्वेश्चन पे दूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी आंसर निकालें, सही गलत मैटर नहीं करता, डायग्राम बनाएं, कोशिश करें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो। बच्चों आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे अप्रोच करेंगे इसे, देखिएगा। कह रहे हैं 5% ABCD are being compared in weight and height। कह रहे 5 लोग हैं, इनको बेटा हाइट, देखो 2 फैक्टर है, पिछले में 1 था ना, अभी 2। कभी हाइट वेट बोल देंगे, मार्क ऐसा कुछ भी बोलेंगे, हमें मतलब नहीं, हमें तो कंपेयर करना। इनको बेटा हाइट और वेट पे कंपेयर किया जाएगा। द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, अब बच्चों देखना था, कलर बदल देता हूँ भाई, ये मेरा कलर फेवरेट है पर बहुतों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। हाँ कह रहे हैं 10 बेटा ये 5 लोगों को हाइट और वेट, तो सर यहाँ पे वेट की बात कर लेते हैं। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। चलो इधर आ जाओ, हाइट पे आ जाओ सर, 1 2 3 4 5। ओके कह रहे हैं द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन डी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, द सेकेंड हैवी, जो दूसरा सबसे भारी बंदा डी है, इज द शॉर्टेस्ट, वो सबसे छोटा है, यहाँ आ जाएगा। दोस्त दूसरा सबसे भारी बंदा डी है, पूरा साफ साफ बता रहा, वो सबसे छोटा है। ठीक है भाई, बना दिया। मैं क्या, मैं तो गुलाम हूं, जो बोलोगे बना दूंगा, ये मालिक है यहाँ पे। आगे कह रहा है ए इज द सेकेंड टॉलेस्ट, ए जो है वो सेकेंड टॉलेस्ट बंदा है। ठीक है सर, बना दिया, ए इज द सेकेंड टॉलेस्ट एंड द शॉर्टर देन ई, ए सेकेंड टॉलेस्ट है पर ई से छोटा है, तो जरूर ई यहाँ होगा तभी तो छोटा हो पाएगा भाई। ए दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, तो उसके ऊपर जरूर जो बड़ा है वो ई है। ठीक है, आगे कह रहा है द पर्सन शॉर्टर देन ई, द हैवीएस्ट पर्सन इज द थर्ड टॉलेस्ट। बच्चों जो हैवीएस्ट पर्सन जो यहाँ पे जो आएगा ना, वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आने वाला है। जो हैवीएस्ट पर्सन है वो थर्ड टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, देयर इज ओनली 1 पर्सन शॉर्टर देन बी, बी कह रहा है भाई मुझसे हल्का, मुझसे छोटा सिर्फ एक बंदा होगा, बी से छोटे 2 लोग नहीं हो सकते भाई, बी से छोटा सिर्फ एक बंदा होगा। तो बेटा अगर बी यहाँ आएगा तभी तो इससे छोटा एक बंदा होगा। देखिए जरा समझिएगा, डाइजेस्ट करिएगा इस स्टेटमेंट को। हाँ
बच्चों कह रहे हैं बी कह रहा है मुझसे जस्ट छोटा, सिर्फ एक बंदा होगा, तो अगर बी को यहां बैठाओगे तो उसके नीचे तो दो लोग हो गए ना, हमें तो एक चाहिए था, तो यहाँ भी इसका मतलब यहाँ सी आ गया, और जैसे यहाँ सी आया यहाँ पे सबसे कौन आ जाएगा, सी। हाँ, हु इज द लाइटर देन ई, उसका मतलब ही नहीं है हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, सबसे हैवियर कौन है, सी। वेट में हमें और बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो पूछा था वो इसी के बेसिस पे हाइट पे आ गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पर्सन नंबर सी है, ऑप्शन वाओ ट्विंस वाला हिसाब हो गया भाई, और ऑप्शन नंबर भी वो सी है। देखिए ऐसे कभी कभी मार्क्स एज को किसी की किन्हीं भी फैक्टर को कंपेयर करता है, हमें मतलब नहीं है, आप चाहे जिसे कंपेयर करो, हम तो आंसर बता देंगे। देखिए गाइस, एनी डाउट बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ओके, इज दिस फाइन? चलो अच्छे से देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, सीटिंग अरेंजमेंट। हमारा इस आज का कंपैरिजन ऑफ रैंक और सीटिंग रैंकिंग के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक था सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी सिस्टर टॉपिक है। जैसे मैंने बताया सेपरेट अलग कुछ नहीं है, बस वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे लाइन में, सर एक लाइन में एक टॉप एंड बॉटम या हॉरिजॉन्टल लाइन में लोगों को बैठाते थे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल में बैठा देंगे, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं सर्कल, कभी कभी बेटा यहाँ पे हेक्सागन शेप, ऑक्टागन शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर में बैठाते हैं, लेकिन रूल सारा सेम चलता, रूल नहीं बदलता। तो पहले मैं रूल बता देता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 30+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए, बाय डिफॉल्ट बंदा हमेशा जैसे ए है वो इन द सेंटर अंदर की तरफ देखेगा, बाय डिफॉल्ट बंदा हमेशा सेंटर की तरफ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा, जैसा अभी आपको इस इमेज में दिख रहा है, ठीक। आप बोलोगे सर बाहर क्यों नहीं दिखेगा, वो भी होगा, उसे आउट फेसिंग मानते हैं, उसके क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं आते, आ जाए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो अचरज नहीं है, लेकिन अभी तक उसके क्वेश्चन नहीं आए। अब जब ये अंदर की तरफ देखता है बेटा, तो इसके जस्ट सामने जो मैंने बी बनाया है बच्चों, इसके जस्ट सामने जो मैंने बी बनाया है, इसे जस्ट अपोजिट और फेसिंग ऑफ कहते हैं। ए के बगल में जो 2 नए लोग मैंने एम और एन बनाए हैं, ये नेबर कहलाते हैं। ए के बगल में जो मैंने 2 नए लोग बनाए हैं, इसे बेटा नेबर बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा, जो कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आप लेफ्ट, बहुत लोगों को राइट और लेफ्ट में दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज भी बताता हूं। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करो, भाई कुछ नहीं देखना, क्लॉकवाइज मूव करो तो हम लेफ्ट हैंड पे मूव कर रहे हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आप राइट हैंड पे मूव कर रहे हो, तो उस समय आप राइट हैंड पे मूव कर रहे हो। मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूं, अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड पे मूव कर रहे हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आप राइट हैंड पे मूव करो। वैसे आपको राइट और लेफ्ट आप अपने ऊपर इमेजिन करो, मैं सर्कल में बैठा हूँ, भाई ये मेरा कौन सा हैंड है, सर ये तो लेफ्ट है, ये मेरा कौन सा है, राइट है, तो अपने ऊपर किया करें। लेकिन कुछ लोगों बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली एंटी क्लॉकवाइज भी मेंशन कर दिया, ठीक। मतलब अगर मैं पूछूं एन क्या है, अगर मैं यहां पूछूं एन क्या है, व्हाट इज एन, तो एन क्या होगा सर, एन आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट नेबर, और अगर मैं पूछूं एम क्या है तो एम आ जाएगा इमीडिएट राइट नेबर, ठीक है। चलो कहानी पलट देते हैं। सर आपने बताया था कि बाहर नहीं देखता, मानो सर अगर कोई नाराज हो जाए वो बाहर की तरफ मुंह कर ले, सर ये भी तो हो सकता है, कोई बंदा नाराज हो गया बाहर की तरफ मुंह कर ले, उस केस में बच्चों हमारे हैंड्स बदल जाएंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाए, सॉरी ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा दोस्तों। और भाई अब ऐसे बैठे हो, सर्कल इधर है, मेरे तो हाथ भी नहीं जा रहे पीछे, तो ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, बस ये कहानी, और कुछ नहीं बदलता, हमारे हैंड की पोजीशंस बदल जाती है। ओके, ये हमारे अप्रोचेस हैं, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सर सीटिंग, एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं एक बंदा यहाँ के बना दूं तो ए के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, ये 4th टू लेफ्ट ऑफ ए होगा, ऐसे रैंडम बता दे रहा हूं कैसे कर। अगर मैं एक बंदा के बना दूं, वो पूछो ए से इसकी क्या पोजीशन, तो ए के बाद काउंट करते हैं सर 1 2 3 4, सो के की पोजीशन सर होने वाली है 4th टू द लेफ्ट ऑफ ए।
ओके गाइस, सो दैट्स थ्योरी पार्ट। नाउ मूव टुवर्ड, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको थ्योरी बता दी। यहाँ मैं आपको दो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ, एक मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आया है, जिससे आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मिले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में। मैं 2 मिनट दूंगा, ये टाइम टेक कर लेते हैं थोड़ा। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट डायग्राम बनाइए और अप्रोच करिए क्वेश्चन। ओके चलो बच्चों, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ, देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, पेपर डिफिकल्टी आपके आप लेवल की ही रखिए ताकि आपको प्रॉपर डिफिकल्टी ही मिले। बच्चों इसमें हमेशा डायग्राम बनाना होता है। क्वेश्चन जो कह रहा है, कुछ लोग बोलेंगे बैठे हैं सेंटर की तरफ, कुछ बाहर की तरफ बैठे हैं, पोजीशंस दी होंगी, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डायग्राम। हाँ, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, तो एक तरफ से फॉलो करना है, स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। 8% PQRSTW, तो भाई 8 लोग हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। वी आर सिटिंग अराउंड भाई मैं भी क्या कर रहा हूँ, इतना इतना बिलीव है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा तो सर्कल पे ही बनेगा, कि क्या बताऊं भाई। ये ऑक्टागन टेबल पे बैठे हैं तो ऑक्टागन टेबल बना दी जाए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने बना दिया, जितनी मेरी कैपेसिटी है। प्लेसेस में दिखा दे रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बच्चों ऑक्टागन टेबल है। दोस्तों आपके सामने कहानी है, ऑक्टागन टेबल बना दी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यू, कह रहे हैं P, दुनिया में कोई कहाँ बैठे मुझसे मतलब नहीं है, P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यू, U के राइट में P होना चाहिए। तो सर मैंने यहाँ U को बना दिया। अच्छा राइट किधर होता है हमें पता है सर, एंटी क्लॉकवाइज, जिनको दिक्कत होती है उनके लिए U के राइट में देखो, तो सर यहाँ P आ जाएगा क्योंकि इसके राइट में होना चाहिए था, ठीक है। आगे कह रहा है T इज एडजेसेंट टू S, T इज एडजेसेंट टू S एंड P, T जो है वो पड़ोसी होना चाहिए S एंड P का। तो भाई P तो बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे, और T दोनों का एडजेसेंट है, मतलब T यहाँ पे आएगा और S यहाँ, तभी तो दोनों का एडजेसेंट हो पाएगा। बढ़िया सर। आगे Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ W, Q इज सिटिंग टू द, अब इस लाइन को होल्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास इनिशियल डेटा दोनों का नहीं है, ठीक है। V इज सिटिंग अपोजिट टू P, ये जो V है ये अपोजिट टू P, यहाँ पे अपोजिट का मतलब ऐसे डायगोनल होता है, तो V जो है P के अपोजिट, तो यहाँ पे V आ जाएगा। एंड Q इज सिटिंग अपोजिट टू S, Q जो है वो अपोजिट टू S है, तो यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ Q आ गया। अब वापस उस लाइन पे जाइए जो होल्ड किया था, Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ W,
क्यू बना चुके हो तो अगर डब्ल्यू को यहाँ बना दो, इसके एंटी क्लॉकवाइज पे क्यू, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, हम सही थे, इससे पता चल गया हम जो कर रहे थे वो सही थे, हम गलत नहीं थे। सिटिंग अपोजिट, हाँ ठीक है। अब एक कोई बंदा बचे आर, जो आर बचा उसको यहाँ बना दीजिए। एक पोजीशन बची, एक आर बंदा बचा आर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर कैसे पता ये सही डायग्राम है? बच्चों, जब आपके इस क्वेश्चन में दिए सारे स्टेटमेंट, जब आपके क्वेश्चन में दिए सारे के सारे स्टेटमेंट किसी एक डायग्राम पे फाइनली वर्क करने लगे, कंप्लीटली वर्क करने लगे, वो हमारा फाइनल वर्किंग डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब पूछे में से सही कौन सा है? पी सिटिंग एडजेसेंट, पी सिटिंग एडजेसेंट डब्ल्यू। पी पे कह रहा है मैं डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं भाई, दूर दूर तक नहीं हो। यू इज सिटिंग एडजेसेंट टू एडजेसेंट, यू इज सिटिंग एडजेसेंट ऑफ आर एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो यू कह रहा है मैं आर और डब्ल्यू का पड़ोसी हूं, नहीं भाई डब्ल्यू के तो आर के नहीं हो, झूठ बोल रहे हो, गलत। आर इज सिटिंग बिटवीन एस एंड वी, आर कह रहा है मैं भाई एस और वी के बीच बैठूंगा, हाँ ये सही है, सच्चा बंदा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ऑक्टागन शेप था, ऑक्टागन शेप बनाया, जो जो कंडीशन दी गई थी उसके बेसिस पे डेटा इनपुट किया। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 से 3 बार देखिएगा, कनेक्ट होगा, आने लगेगा। क्लियर? अच्छा, कैसे, फिर से एक बात रिपीट करूं, कैसे पता चलेगा जो हमने बनाया सही है? जब आपके क्वेश्चन पे गिवन सारे के सारे स्टेटमेंट वर्क करने लगे, वो आपका फाइनल वर्किंग डायग्राम है, वही आपका फाइनल डायग्राम होता है। ओके, आई होप क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। 2 मिनट में दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फटाफट जल्दी से, प्लीज ट्राई दोस्तों। ओके चलो दोस्तों, आइए सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, फटाफट जल्दी से सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, आ जाते हैं। तो पेपर का क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा ताकि थोड़ा सा आपको लगे हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जो पढ़ रहे हैं इसी के इनलाइन डिफिकल्टी के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चंस बहुत बार ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं। अगर पूरा पैटर्न पूछ लेना, जैसे किसी एक पर्सन के बारे में पूछा, जैसे जो पिछला कराया था, तो नहीं, पर अगर ये पूरा पैटर्न पूछे, भाई सीक्वेंस बताओ, कौन कहाँ बैठा है, फलाना धमाका, ऐसे पूछे, तो बेटा कई बार बहुत इजीली हम ये ऑप्शंस की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनीशा मस्ट डिसाइड हाउ टू सिट हर फ्रेंड, उसके कुछ दोस्त हैं ए 1 2 3 4 5, जिनको बेटा एट अ सर्कुलर वेडिंग टेबल ऑन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। मैं डायग्राम भी बना के दिखा दे रहा हूँ, पर ये ऑप्शन से हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले
एक सर्कुलर टेबल पे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, सर 5 दोस्तों को बैठाना है, ठीक है। कंडीशंस कुछ ऐसी है, Z एंड W मस्ट सिट नेक्स्ट टू, भाई Z और W कह रहे हैं, दुनिया से मतलब नहीं है, हमारा साथ ना छूटे, यहाँ Z बना दो, यहाँ W बना दो। आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों बनाया, W को इस साइड क्यों नहीं बनाया, बना सकते हैं, अजम्पशन, ये टोटली अजम्पशन पे चलता है, हमें नहीं पता फैक्ट क्या होने वाला, हम कंप्लीटली मूव करते हैं अजम्पशन पे, मैं अजम्पशन में मूव कर रहा हूँ, ठीक। Y में ओनली सिट विद V, y में लगा है, ध्यान रखिएगा, ओनली सिट विद v इफ y इज ऑल्सो सिटिंग विद z, मतलब इनका कहना है भाई y और v ये पैटर्न बन सकता है। कह रहे हैं सर y तभी बैठेगा v के पास जब वो z के साथ भी बैठा हो, ठीक है भाई बना दिया, आगे देखेंगे। x इज हैप्पी टू सिट एनीवेयर, x कह रहा है भाई मुझे दुनिया से मतलब नहीं, कहीं भी बैठा दो, सीट ही एक बची है, बेचारा करता ना करता क्या करता। हाँ x इज हैप्पी, हाँ इफ y एंड x अराइव अर्ली एंड टेक सीट्स 1 and 3, अच्छा मतलब इसको 1 नाम देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, इसको 4 देना है, इसको 5 देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अरेंजमेंट, बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y देखो हमने ही बनाया है, हमने बनाया, वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से बेहतर तरीके से होगा। कह रहे हैं कि y और x पहले आ जाते हैं जहां इनको जाना है, तो हमें बताना है कि बताइए सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। हाँ अब इन्होंने स्टार्ट किया है y v x, और नहीं पलट गया, देखो y से स्टार्ट करो y v x, ठीक है, लेकिन यहाँ w z चाहिए था, यहाँ उल्टा हो गया, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर 2 पे आओ, y z उल्टा चल रहे हैं, x नहीं है, भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, y w नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर। पर अब मैं आपको इसको ऑप्शंस की मदद से बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेटा पहली बात तो सर्कुलर में सीक्वेंस नहीं पूछते, लेकिन हम क्वेश्चन के कारण बाउंड है, भाई क्वेश्चन हमारा सब कुछ है, वो जो बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा। हम सर्कल में सीक्वेंस नहीं बनता, सीक्वेंस एक लाइन में बनता है, सर्कल में स्टार्ट कहाँ से करें ये नहीं समझ में आता ना, तो इस कारण से डाउट देता है। तो हम अब इसको, मैं आपको इसको ऑप्शन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे हमने इससे सॉल्व किया है। ऑप्शन से कैसे करते हैं, हमें देखना है कहीं कोई लाइन एलिमिनेट तो नहीं हो रही इन कंडीशंस के बेसिस पे, दिमाग नहीं लगाना भाई, कोई ना कोई तो ऐसी लाइन होगी सर जो एलिमिनेट हो रही होगी, बस उसको बता दो। तो आप देखो W और Z कह रहे हैं हमें साथ में बैठना, दुनिया से मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाओ सर ये दूर दूर कैसे हो गए, यहाँ पे आ जाओ सर ये दूर दूर कैसे हो गए, इनको तो पड़ोसी होना था, हटा दिया। आगे आते हैं हाँ y में ओनली सिट विद v, y v के साथ तभी बैठेगा, तभी बैठेगी जब y इज ऑल्सो सिटिंग विद, वो z के साथ भी बैठ रही हो, जो कि नहीं है। अगर z यहां होता तो भी मैं एक बार मान लेता कि एंड टू एंड कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन z बीच में है, इसलिए ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मैंने आपको ये डायग्राम बना के भी दिखाया बेटा कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से, क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेशन से बेहतर तरीके से हो सकता है, दोनों बताने की कोशिश की। करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूछे, एनी डाउट गाइस? ओके तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था सीटिंग अरेंजमेंट। अगर मेजर क्वेश्चन देखे जाएं तो रैंकिंग या कंपैरिजन ऑफ रैंक, मैंने आपको जो पहले कराया था सॉरी उससे आते हैं बच्चों। हमारे सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन कोर्स का पार्ट है, आ सकते हैं, इसलिए डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। अब आपको करना क्या है, ब्लड एंड रिलेशन डायरेक्शन आप लास्ट वीक में कराया था, लगा चुके होंगे। आपको सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक के 30 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत टाइम है, अगले वीक में हम लोग जब तक मिलेंगे तो आप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका कमांड आ जाए। करना क्या है, पहले क्लासरूम लेक्चर देखना है। आज ये जो मैंने सेशन कराया है, इसको अगर आपको आ गया है एक बार में, तो वो बच्चे सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट लगता है, नहीं आता, या जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में यहाँ प्रॉब्लम है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक सेशन को 3 से 4 बार देखें। हमारे माइंड में उसके रिएक्शंस फीड होने चाहिए। अच्छा लेफ्ट बोलता है तो ऐसे ऐसे गैप करके बनाते हैं, जब तक यही नहीं होगा आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। और वो कैसे बार बार करने से होता है, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो बात। अब भाई देखिए, दुनिया में बहुत लोगों के फ़ोन नंबर है, नहीं याद है, लेकिन घर में मम्मी पापा का या जिनको हम मानते हैं उनके नंबर याद हो जाते हैं ना, क्योंकि हम बार बार रखते हैं, हम उसे बोलते हैं नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप इसको इंपॉर्टेंट मान के आप इसको 3 से 4 बार वीडियो को देखिए। क्लासरूम के क्वेश्चन बच्चों मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूँगा, बाहर क्वेश्चन लगाने से पहले
क्लासरूम के क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 टाइम्स लगाइएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जिससे देखिए मैं वो क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस है, सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको 3 to 4 टाइम्स पहले इन क्वेश्चंस को लगाना है। जब आप 3 to 4 टाइम्स लगा लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस बाहर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस इस टॉपिक में प्रैक्टिस नीडेड है एक बेटर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और अप्रोच के लिए। अभी तक हम आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और ये 3 टॉपिक आज आपको एक करा चुके हैं। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्लॉगिज्म और सारे टॉपिक्स हम कराएंगे, लेकिन अगर कुछ एड ऑन टॉपिक आपको लगते हैं जो आपके यहाँ आते हो हमने नहीं कराए, आप मुझे वो भी बताइएगा, वो भी मैं आपको आगे की क्लासेस में जरूर कंटिन्यू करूँगा। अगले वीक में हम फिर फ्राइडे को मिलेंगे। तब तक इन 4-5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं डाउट आपको पैरेलल में आपके क्लास के साथ साथ आपके डाउट्स को भी एड्रेस कर दूंगा, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए, आपको वहाँ कोई डाउट दिक्कत ना हो। ओके गाइज, सो ऑन दिस नोट एंड करते हैं इस सेशन को। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस लगाइएगा क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। और चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।